स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम में। आज हम करने वाले हैं CBSE बोर्ड दिल्ली मार्च 2020 सेट 3 के 20 MCQs। क्या 20 मार्क्स के MCQs है। अगर उसके ऊपर आपकी पकड़ है तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और वीडियोस जो है वो आपको अभी जल्दी जल्दी मिलेंगी क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम रह गया है। बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ से रिलेटेड ही आपको मैं जो है वो क्वेश्चंस करवाऊँगी ताकि आपको पता लग सके कि भी बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे अटेम्प्ट उन्हें किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डैश पार्टनर्स इन डैश रेशियो। देखिए ये कह रहे रिटायरमेंट के केस में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है उसका प्रॉफिट या लॉस जो है वो पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा और वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब देखिए तो कह दिया रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, और अगर बात हो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर तो इन बोथ केसेस एडमिशन रिटायरमेंट दोनों में ही रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस है वो बढ़ता है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। ठीक है, अगर अब क्वेश्चन आ जाए इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर तो वहाँ पे भी प्रॉफिट या लॉस कैसे बटेगा, सेम इसी तरह ही बटेगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वन ईयर लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। वन ईयर लिमिटेड ने फॉरफिटेड किए हैं 20,000 इक्विटी शेयर्स, 100 रुपये का एक शेयर है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹40 पर शेयर। 40 रुपये की जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी वो नहीं रिसीव हुई है कंपनी को और कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिटेड कर लिया है। कह रहे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच दी शेयर्स कैन बी री इशूड विल बी। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार आता है बोर्ड में कि अब हम जब इनको री इशू करेंगे तो मैक्सिमम हम कितने अमाउंट का डिस्काउंट जो है वो दे सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है री इशू के टाइम, जितना कि पहले रिसीव हो चुका है। देखिए नॉन पेमेंट है 40 पर शेयर की, तो रिसीव कितना हुआ 60। ठीक है, 60 पर शेयर के हिसाब से रिसीव हो चुका है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट भी हमारी कितनी चली जाएगी 20,000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर 60 रुपीज़ के हिसाब से दैट हैज़ बिन रिसीव ऑन फॉर फ्यूचर, ये आ जाएगी 12 लाख। तो ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती क्या है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द जनरल पब्लिक। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पार्ट है जिसके लिए एप्लीकेशन लेटर आते हैं पब्लिक की तरफ से। अब मान लो कंपनी ने जो है 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मंगवाए हैं, ठीक है, और लेकिन आया कंपनी के पास सिर्फ 12,000 शेयर्स के लिए ही और 100 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से है, तो कंपनी की जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी वो कितनी हो जाएगी 12 लाख की। तो इशूड कैपिटल तो ये नहीं, इशूड कैपिटल का एक पार्ट जो कि एक्चुअल में जनरल पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिशन एंड सुधा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। ओल्ड रेशियो 5:3 किसका, बिशन का और सुधा का 5:3। अलीना को एडमिट करा उन्होंने, अलीना वॉज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बिशन सुधा एंड अलीना विल बी 10:6:5। ओल्ड न्यू रेशियो कितना आ गया 10:6:5 का। द सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ बिशन एंड सुधा विल बी, सैक्रिफाइस रेशियो पूछा है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाया ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड माइनस न्यू करके हमारे पास आया 25 और 15, क्योंकि सैक्रिफाइस तो ओल्ड पार्टनर्स ही करेंगे ना, एलिना तो करेगी नहीं। तो इन दोनों का जब हमने सैक्रिफाइस निकाला तो ये आ गया 25 एंड 15 यानी कि 5:3। ये क्वेश्चन आप खुद भी सोल्व करके देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि 20 में से आपको कितने आते थे। और अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट इनमें से कौन सी नहीं है। देखिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, और जिस भी डोनेशन के आगे स्पेसिफिक नेम आ गया है कि भी जिस चीज़ के लिए डोनेशन मिला है तो वो क्या हो जाती है, कैपिटल रिसिप्ट हो जाती है, और वो कहाँ आती है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ये क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि कैपिटल रिसिप्ट को कहाँ दिखाया जाता है, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट it is a capital receipt. Donations for building fund, it is also a capital receipt. Life membership fees,
ये भी हमारा जो कैपिटल रिसिप्ट है और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ही आता है। बच क्या क्या, एंट्रेंस फीस, इसके ऊपर हम टिक कर देंगे, ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। अगर क्वेश्चन में कह रखा है कि भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करते टाइम अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज्ड करना है तो अलग बात है, तो इसको हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। लेकिन जब तक क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है, एंट्रेंस फीस को जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट ही माना जाता है। और कहाँ दिखाया जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में, बाय एंट्रेंस फीस। 6th क्वेश्चन है, मोहित एंड रोहित वर पार्टनर्स इन ए फर्म विद कैपिटल्स ऑफ ₹80,000 and 40,000 रिस्पेक्टिवली। द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 ड्यूरिंग द ईयर। मोहित रोहित दो पार्टनर हैं और दोनों की ही पूंजी दिखा रखी है 80,000 और 40,000 रुपये की, और फर्म के प्रॉफिट जो है वो है 30,000, 30,000 रुपये की। मोहित शेयर इन द प्रॉफिट विल बी, मोहित का शेयर कितना होगा। देखिए यहाँ अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा होता तो मोहित का शेयर जो है वो हम उसके रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट कर देते। बट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। इक्वल यहाँ पे हो जाएगा, 30,000 का प्रॉफिट है और दो पार्टनर है तो दोनों के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। Okay, in the absence of partnership deed the profit will be distributed among partners in equal ratio. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीन्स, ठीक है, ऑप्शंस नहीं गिवन है, ये फिलअप्स दिया हुआ है। डैश मीन्स एनी ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू ए सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन्स। जो सिक्योरिटीज़ है कंपनी के, सिक्योरिटीज़ बोलते किसे हैं, सिक्योरिटीज़ अपने शेयर डिबेंचर बॉन्ड, ठीक है, कंपनी के शेयर डिबेंचर बॉन्ड है वो किसको इशू किए गए हैं, ऑफर किसको किया गया है, टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन्स बाय ए कंपनी अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर। ठीक है, पब्लिक को इशू नहीं किए गए हैं, पब्लिक के पास ऑफर नहीं गया है कि आइए और कंपनी के शेयर डिबेंचर को खरीदिए। एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स के पास कंपनी ने ऑफर किया है अपने सिक्योरिटीज़ के लिए, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट इज ए सेल ऑफ स्टॉक शेयर्स और बॉन्ड्स टू प्री सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस रादर देन ऑन द ओपन मार्केट। क्या खुले बाजार में अपनी प्रतिभूतियां बेचने की बजाय अगर एक कंपनी एक सिलेक्टेड ग्रुप को, एक अपने सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशंस को ही ऑफर कर रही है अपने शेयर डिबेंचर, अपनी सिक्योरिटीज़, तो ये क्या हो जाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट। और ये प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, ये भी पैसा इकट्ठा करने का एक तरीका है कंपनी का। इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग फॉर ए कंपनी सीकिंग टू रेज कैपिटल फॉर एक्सपेंशन। कंपनी को अपना विस्तार करने के लिए पूंजी की जरूरत है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और इस कैपिटल की रिक्वायरमेंट वो कैसे पूरी करिए, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू वो पूरा कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन फॉरफीचर ऑफ 100 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। देखिए फॉरफीचर क्या, 100 शेयर्स का 50 रुपये का एक शेयर था जब इशू किया। ₹2,500 ₹2,500 रुपये वर क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितने चले गए हैं, 2,500 रुपये। दीज शेयर्स वर रीइशूड एट 25 पर शेयर, और इन शेयर को रीइशू किया गया 25 रुपये पर शेयर पे। एज फुली पेड अप द अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अमाउंट में कितनी अमाउंट चली जाएगी, 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, नो अमाउंट आएगी। कैसे आएगी, करते हैं इसको सोल्व। देखिए 100 शेयर है 50 के हिसाब से, और 2,500 रुपये जो है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में गए हैं। ओके, हमने जब फॉरफीचर किया, कंपनी ने जब फॉरफीचर किया तो एंट्री करेगी कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कोल्ड ऑफ वैल्यू पर शेयर। कोल्ड ऑफ वैल्यू कितने, 50, 100 शेयर है 50 के हिसाब से 5,000। टू कॉलिन एरियर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फिर फॉरफीचर अकाउंट की भी कंपनी ने जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 2,500 रुपये फॉरफीचर में गए हैं, तो कॉलिन एरियर में कितने चलेंगे, 2,500। अब रीइशू के टाइम बोला गया है कि जो शेयर है वो 25 पर शेयर पे इशू किया गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,500 रुपये से, और टू शेयर कैपिटल आ जाएगी पूरी अपने शेयर जितने के हैं, 50 रुपये का एक शेयर, 5,000 रुपये। शेयर फॉर फ्यूचर में कितने चले गए, डिफरेंस चला गया। 50 का शेयर अगर कंपनी 25 रुपये में रीइशू करेगी तो 25 रुपये कहाँ चले गए, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। और कैपिटल रिजर्व में कौन सा बैलेंस जाता है, दिस माइनस दिस। शेयर फॉर फ्यूचर के क्रेडिट बैलेंस में से शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के डेबिट बैलेंस को अगर हम माइनस करेंगे इन केस ऑफ सेम नंबर ऑफ री इशू, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा कितना चला जाएगा, नील आ जाएगा, क्योंकि 2,500 ही क्रेडिट है और 2,500 ही डेबिट है, तो कैपिटल रिजर्व में हमारे नील चले गए हैं। दिशा एंड आभा वर पार्टनर्स इन ए फर्म। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप खुद भी निकाल के देखेंगे।
Disha and Abha were partners in a firm. Farhad was admitted as a new partner for 1/5 share in the profit of the firm. 1/5 शेयर के लिए एक न्यू पार्टनर आया है. फरहाद ब्रॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल. अब देखिए जो न्यू पार्टनर आया है ना उसकी कैपिटल गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर. तो कैपिटल्स ऑफ दिशा एंड आभा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स वर रुपीज़. दिशा और आभा की कैपिटल दी गई है. तो इट मीन्स क्या है कि जो ये पार्टनर्स है ना इन्हीं की कैपिटल के बेस पे हमें पूरे फर्म की कैपिटल निकालनी पड़ेगी और उसके बाद जो न्यू पार्टनर आया उसकी कैपिटल को हम निकालेंगे. 64,000 और 46,000 दिशा और आभा की कैपिटल गिवन है और कैपिटल ब्रॉट बाय फरहाद बाज. 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे. एमसीक्यू है यहाँ पे. 4 ऑप्शंस हमारे पास गिवन है. हमें किसी एक पे टिक करना है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दिशा और आभा की कैपिटल है कितनी. टोटल 64 और 46 का टोटल किया तो 1,10,000 की दिशा और आभा की कैपिटल आ गया. अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ दिशाज एंड आभाज कैपिटल हम कैसे निकालते हैं. ये देखिए 1/5 पार्ट के लिए जब फरहाद आया है तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया. टोटल मान लो 1 का प्रॉफिट है और इसमें से 1/5 के लिए वो आया तो 4/5 जो है रिमेनिंग के लिए बच गया. तो इस रिमेनिंग पार्ट के हिसाब से जब हम अब टोटल कैपिटल निकालेंगे पूरे फर्म की तो 4/5 को वो रिवर्स कर देंगे. 5 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो टोटल कैपिटल आ जाएगी. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ दिशाज एंड आभाज कैपिटल 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4. ये आ गया हमारे पास 27,500. मल्टीप्लाई करा तो 1,37,500 ये हमारे पास है पूरे फर्म की कैपिटल. और यहाँ से हम फरहाद की कैपिटल कैसे निकाल लेंगे. फरहाद 1/5 शेयर के लिए आया है ना तो 1,37,500 का 1/5 जब हम करेंगे तो 27,500 फरहाद की कैपिटल आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है. अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि कोई और भी इनका फ़ायदा जो है वो ले सके. द बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. देखिए पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस जो है वो मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स. सभी पार्टनर्स के द्वारा भी चलाया जा सकता है और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा भी चलाया जा सकता है. अब कह रहे हैं कि ये जो हमारी एक स्टेटमेंट है ना तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज दैट. एक पार्ट तो ये कह रहा है कि एवरी पार्टनर इज एंटाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द अफेयर ऑफ इट्स बिजनेस. के हर पार्टनर अपने बिजनेस के जो काम है उसमें हिस्सा ले सकता है. ठीक है. कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स. इस वाली लाइन का मीनिंग तो बता दिया कि जो अपना पार्टनरशिप फर्म है इसका जो काम है वो सभी पार्टनर्स जो है देख सकते हैं. कह रहा है इसका दूसरा इन द कंडक्ट ऑफ द अफेयर ऑफ इट्स बिजनेस स्टेट द सेकंड इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट. अब सेकंड पहलू क्या कहता है. सेकंड पहलू ये कह रहा है ना एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इट मीन्स देखिए ये क्या कह रहा है कि भाई किसी के बिहाफ पे कोई दूसरा बंदा काम करेगा तो जिसके बिहाफ पे काम किया जा रहा है उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है. द अदर इम्प्लीकेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट शैल बी दैट. दूसरा पहलू ये है कि एनी वन पार्टनर कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स. कि कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ पर काम कर सकता है. दस मेकिंग देम लाइबल फॉर हिज एक्शंस. और उसे उस काम के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. सिमिलरली इसी तरह ऑल अदर पार्टनर्स दूसरे पार्टनर भी एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ वन पार्टनर उस एक पार्टनर के बिहाफ पे काम कर सकते हैं. वुड दस मेक दिस वन पार्टनर लाइबल फॉर देयर एक्शंस. और इस पार्टनर को वो अपने किए गए काम के लिए लाइबल ठहरा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर क्लब हैज़ ए प्राइज फंड ऑफ ₹6 लाख. देखिए प्राइज फंड है ये अभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आया है कि 6 लाख रुपए का प्राइज फंड है जयपुर क्लब के पास. इट इनकर्स एक्सपेंसेस ऑन प्राइजेस अमाउंटिंग टू 5,20,000. और इस क्लब ने जो है प्राइज बांटने पे खर्चा कर दिया 5,20,000 रुपये का. फंड था 6 लाख का 5,20 खर्चा कर दिया. अब ये जो दो एक्सपेंसेस शुड भी कहाँ दिखाया जाएगा. देखिए 4 ऑप्शन है हमारे. एक तो पढ़ते ही हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कहाँ दिखाया जाता है. ये दिखाया जाता है लाइबिलिटी साइड में प्राइज फंड में से प्राइज एक्सपेंसेस को लेस करके. ये डिडक्टेड फ्रॉम द प्राइज फंड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट.
प्राइज फंड में से डिडक्ट कर दिया जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। अदर ऑप्शन देखते हैं एक बार। ये इन्होंने कहा कि डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर क्वेश्चन के अंदर फंड गिवन है और एक्सपेंसेस भी गिवन है तो हम इसको नहीं दिखाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर में। अगर ओनली एक्सपेंसेस होते ना तो हम इसको दिखा देते हैं इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में। प्रेजेंटेड ऑन द एसेट साइड, ये तो कोई तुक्की नहीं बनता एसेट साइड में जाने का। डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रेजेंटेड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इन दोनों को मिक्सअप कर दिया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो लास्ट ऑप्शन पे हम चले जाएंगे, डिडक्टेड फ्रॉम द प्राइस फंड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन DRR से, नो DRR नो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज रिक्वायर्ड फॉर डिबेंचर इशूड बाय। DRR करने की जरूरत ही नहीं है, कौन सी कंपनी को? फर्स्ट ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, थर्ड है बैंकिंग कंपनी, फोर्थ है ट्रेडिंग कंपनी। अब जिसने क्वेश्चन इस लेसन की थ्योरी को ध्यान से पढ़ा है ना, उसे पक्का पता होगा कि बैंकिंग कंपनी को ही DRR करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो DRR की फुल फॉर्म डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी ध्यान में रखनी है, वो भी पूछी जा सकती है क्वेश्चन के अंदर। 13 क्वेश्चन है, फॉर रिकॉर्डिंग द इशू ऑफ डिबेंचर्स एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज बाय ए जर्नल एंट्री डैश अकाउंट इज डेबिटेड। देखिए एक हम क्या कर रहे हैं, अपने जो डिबेंचर्स हैं उसे एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज यानी कि सहायक प्रतिभूति के रूप में जारी कर रही है कंपनी, तो कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? तो एंट्री हमारी यहाँ पे क्या होती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब बोर्ड में एक बार ये भी पूछा गया था कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, क्या डेबिट को तो याद रखना ही रखना है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। और अगर आ जाए कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है तो वहाँ पे हम डिबेंचर के साथ चले जाएंगे, ना कि डिबेंचर सस्पेंस के साथ, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश। देखिए थोड़ा सा तो देखते ही समझ गए होंगे ना कि एक शॉर्ट टर्म लघु अवधि की क्या है, तरल विनियोग है जिसको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क। और रिस्क क्या है, कन्वर्ट करने का बहुत ही थोड़ा, यानी कि महत्वपूर्ण ही नहीं है वो वाला रिस्क, इतना जोखिम भरा काम नहीं है कैश में कन्वर्ट करना। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैश इक्विलियंट्स बोला जाता है, कैश के इक्वल ही होते हैं कैश इक्विलियंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो, कैश का आना और जाना, कैश फ्लो इज द नेट अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विलियंट्स दैट एन एंटिटी रिसीव्स एंड गिव्स, लेता है और देता है ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। कैश फ्लो इज द नेट अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विलियंट्स दैट एन एंटिटी रिसीव्स एंड गिव्स ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस की लिमिटेशन कौन सी है, ये टिक करना है। और बोर्ड में ये भी पूछा जाता है कि कौन सी लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, तो कौन सी लिमिटेशन है इसके ऊपर जाना है। फर्स्ट में कह रहे हैं इट इज जस्ट ए स्टडी ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी, की कंपनी की सिर्फ रिपोर्ट्स की स्टडी करने का काम है फाइनेंशियल एनालिसिस ये ही लिमिटेशन है, बाकी देखिए लिमिटेशन नहीं है। इट जजेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू रिपे इट्स डेप्ट, ये ना हर कंपनी की एबिलिटी यानी कि उसकी योग्यता को दिखाता है कि वो अपने ऋणों को कितने आसानी से भुगतान कर पा रही है, तो ये लिमिटेशंस तो है ही नहीं, ये तो एडवांटेजेस है। इट आइडेंटिफाइज द रीजंस फॉर चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, देखिए ये है ना, वैसे रीजंस को आइडेंटिफाई नहीं करता लेकिन चेंजेस को जरूर दिखाता है, लेकिन फिर भी हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ ही जाएंगे लिमिटेशन में। और डी है, इट ascertains द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, ठीक है। असर्टेन यानी कि निश्चित करता है रिलेटिव इंपॉर्टेंस और जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन के, उन सभी को निश्चित करता है, उन सभी की महत्ता को निश्चित करता है। ये सारे डिसएडवांटेजेस नहीं है, डिसएडवांटेजेस वाज फर्स्ट इट इज जस्ट अ स्टडी ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी। क्या थोड़ा सा यहाँ पे आ सकता है रीज़न की वजह से, लेकिन फिर भी हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट गिविंग रीजन वेदर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश विल रिजल्ट इनटू इनफ्लो आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश। अब देखिए कंपनी ने क्या करा है, शेयर इशू कर दिए,
कंपनी जब शेयर इशू करती है अदर देन कैश, वर्ड ही आ गया अदर देन कैश, कैश के बिना कर रही है, तो यहाँ पे कोई फ्लो हुआ ही नहीं कैश का, ठीक है। प्रोमोटर्स को कंपनी अगर अपने शेयर इशू कर देती है उनकी सेवाओं के बदले में, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके लिए, या फिर किसी वेंडर से कोई एसेट परचेज करे और उसके बदले में कंपनी ने कोई शेयर इशू कर दिया, तो वहाँ पे कैश की तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं, कैश का कोई फ्लो ही नहीं हुआ, तो यहाँ नो फ्लो ऑफ कैश आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस का टूल कौन सा नहीं है। अब देखिए फर्स्ट है कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस आ जाती है इसके अंदर, कंपेरेटिव पोजीशन स्टेटमेंट इसके अंदर बैलेंस शीट आ जाती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इट इज नॉट ए टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेट एनालिसिस, इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भी हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस का टूल है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के साथ जाएंगे, पोजीशन स्टेटमेंट के साथ नहीं। ये मत समझना कि पोजीशन स्टेटमेंट तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो ये नहीं है। पोजीशन स्टेटमेंट क्या है, कंपनी की पोजीशन को दिखा रहा है, यानी कि बैलेंस शीट के बारे में बता रहा है ये। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, ये वाला हमारा टूल फाइनेंशियल एनालिसिस का टूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अनपेड डिविडेंड जो है वो कौन सी हेड में आता है, विल बी प्रेजेंटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड और सब हेड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, किस में आता है ये आ जाएगा जी हमारे करंट लाइबिलिटीज़ में, रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं आएगा, कंटीजेंटल लाइबिलिटीज़ में नहीं आएगा, शेयर होल्डर फंड में नहीं आएगा, करंट लाइबिलिटीज़ की एक्चुअल में ये आता है हेड और सब हेड पूछा ना, तो सब हेड हो जाएगी अदर करंट लाइबिलिटीज़, अदर करंट लाइबिलिटीज़, हेड है हमारी करंट लाइबिलिटीज़ और सब हेड है हमारी अदर करंट लाइबिलिटीज़। आज का लास्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द सब हेड, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, अब ये कौन सी सब हेड में आएगा, देखिए सब हेड पूछा है, तो सब हेड में आंसर आ जाएगा अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, वो क्वेश्चन था अदर करंट लाइबिलिटीज से, ये है अदर करंट एसेट से, हेडिंग है इसकी भी करंट एसेट और सब हेड है अदर करंट एसेट, और सब हेड पूछा है तो सब हेड ही हम आंसर में लिखेंगे। ये थे आज के 20 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, प्लीज़ गाइज शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही अपने 20 MCQs के साथ, और अब की बार हम करेंगे कंपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था सितंबर 2020 में, उसके MCQs को हम करेंगे, तो बी रेडी। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।